प्यारे बच्चों, ऑप्टिमम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहले हम रिलेशन के बारे में जानकारी लेंगे कि रिलेशन होता क्या है और उसके बाद हम रिलेशन को जानकर के फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में हमें जानकारी मिलेगी कि रिलेशन कितने प्रकार का होता है। 11th क्लास में हमने रिलेशन को पढ़ा और उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ए रिलेशन है। और 12th क्लास की पहली वाली एक्सरसाइज में केवल इसी बात का जिक्र है कि दिए हुए रिलेशंस में कौन कौन से रिफ्लेक्सिव रिलेशन हैं, कौन कौन से सिमेट्रिक रिलेशन हैं और कौन कौन से ट्रांजिटिव रिलेशन हैं। इनके बारे में जानकारी लेने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं रिलेशन के लिए कि रिलेशन होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को रिलेशन कहते हैं। हमने जिक्र किया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को रिलेशन कहा जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को रिलेशन कहा जाता है, लेकिन हमें जो गौर करना है वो इन बातों पर करना है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की जानकारी हमने क्लास 11th में ली थी, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी समझ के लिए यहाँ अपना कुछ टॉपिक समझाएंगे। उसके बाद में सबसेट हमने 11th क्लास में पढ़ लिया और हम ये मान के चलते हैं कि 11th क्लास में आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि सबसेट होता क्या है। सबसेट के बारे में जानकारी लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो सेट ए और बी हैं, मान लेते हैं ए में ए बी कॉमा सी है और इसमें ए कॉमा बी, ये दो सेट है। हम बी को ए का सबसेट तब कहेंगे जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के अंदर मिल जाए। मतलब सेट बी के हर एक एलिमेंट अगर सेट ए के अंदर पाए जाएंगे तो हम बी को ए का सबसेट कहेंगे। ये टॉपिक हमने 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। तो इसी तरीके से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ा, कार्तीय गुणन जिसको हम कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? किन्हीं दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B से रिप्रेजेंट किया जाता है। और A क्रॉस B अगर हम निकालें तो A क्रॉस B निकालने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक सेट A था जिसमें हमारे एलिमेंट थे A, B, C। ऐसे ही सेट B था और सेट B में मान लेते हैं 1, 2। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो तो हम किस तरीके से निकालेंगे? A का पहला एलिमेंट लेंगे और A का पहला एलिमेंट लिखा जाएगा B के पहले एलिमेंट के साथ। सेट A के पहले एलिमेंट को पकड़ा और सेट B के हर एक एलिमेंट को ऑर्डर पेयर के साथ लिख देना ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। देखिए किस तरीके से A, 2, B, 1, B, 2, C, 1 और C, 2। हमने A का ऑर्डर A को 1 के साथ लिखा, A को फिर 2 के साथ लिखा, ऐसे ही B को 1 के साथ लिखा, B को 2 के साथ लिखा, C को 1 के साथ लिखा और C को 2 के साथ लिखा। इस पूरी प्रोसेस को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी ये एलिमेंट दे रखे हैं इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर, जिसको हिंदी में क्रमित युग्म कहा जाता है। क्रमित युग्म होता क्या है? एक ऑर्डर पेयर के अंदर पहला जो एलिमेंट होता है वो बिलोंग करता है सेट ए से और दूसरा वाला एलिमेंट बिलोंग करता है सेट बी से। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रिलेशन था और रिलेशन में हमने जानकारी दी कि दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को ही
रिलेशन कहा जाता है। लेकिन क्लास 12th में जो जिक्र आता है वो टाइप्स ऑफ ए रिलेशन का आता है, इसलिए हम पूरी तरह से समझेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। रिलेशन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है, यहां लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ ए रिलेशन। टाइप्स ऑफ ए रिलेशंस, नंबर पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन। और नंबर तीसरे पर आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। सबसे पहला टॉपिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे और आफ्टर दैट हम जानकारी देंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। इसलिए हम सबसे पहला टॉपिक पकड़ लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, कैसे पहचाना जाएगा कि दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कंडीशन है, यहां लिख लेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हिंदी में स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हिंदी में कहेंगे स्वतुल्य संबंध। दिया हुआ रिलेशन स्वतुल्य संबंध कब होगा। कंडीशन है, फॉर एवरी स्मॉल a belongs to capital A, then implies that a belongs to R। समझ लें ये है क्या, फॉर एवरी का मतलब होता है प्रत्येक के लिए, और यहां पर मैंने जिक्र किया स्मॉल a का। स्मॉल a एक एलिमेंट है जो किसी सेट A के अंदर लिखा है। कैपिटल A एक सेट को रिप्रेजेंट करता है और a एक ऑर्डर पेयर है जो मिलना चाहिए R के अंदर। मतलब पहले समझ लें कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया होगा तो सबसे पहले वो जिक्र करेगा कि एक सेट A दिया है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि A इक्वल टू कोई सेट दिया है 1 2 3 4 और एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है x, y such that x इक्वल टू y। जब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में जानकारी लें तो सबसे पहला टॉपिक हमारी ये वाली कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, और इस वाली कंडीशन को फॉलो करने के लिए हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि हम आसानी से इस कंडीशन को समझा सकें। अगर आपके पास कोई एक सेट A है जो दिया है 1, 2, 3, 4 और एक रिलेशन दिया है x, y सच दैट x इक्वल टू y, तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या नहीं। सबसे पहले ये जो रिलेशन दिया है हमें दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, और हम इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर और सेट बिल्डर के बारे में अगर जानकारी लें तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब कभी सेट बिल्डर फॉर्म होती थी तो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टेटमेंट के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा। यहां पर लैंग्वेज है, क्या बोल रहा है वो कि x, y सच दैट x इक्वल टू y, कि रिलेशन R के अंदर ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जहां x और y आपस में कैसा संबंध रखते हैं, कैसा रिलेशन रखते हैं, इक्वल का। जो एलिमेंट यहां है वही एलिमेंट यहां होगा। इस तरीके से रोस्टर फॉर्म हम बनाएंगे
आर इक्वल टू, और यहां एक कंडीशन और है, वेयर एक्स बिलोंग्स, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ए। क्या बिलोंग है? एक्स और वाई दोनों के दोनों कहां पाए जाते हैं? सेट ए के अंदर। तो रिलेशन किस तरीके से बनेगा कि जो एलिमेंट यहां लोगे वही एलिमेंट यहां लेना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन रिलेशन में यही बताया गया है कि ऑर्डर पेयर में केवल वो संख्याएं ली जा रही हैं जो आपस में कैसी हों? बराबर। अगर हमने x की जगह 1 को रखा तो y को भी हमें 1 रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन यही है कि जो x हो वही y हो, x और y आपस में कैसे हो? इक्वल। तो हमने 1,1 लिया, ऐसे ही 2,2, 3,3, 4,4, इस तरीके से। मान लो अगर मैं यहां 1 और यहां 2 अगर ले लेता तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता? बिल्कुल नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहां पर x 1 है और यहां y कितना है? 2, और 1 क्या 2 के इक्वल है? नहीं है। इसलिए हम 1,2 को 1,3 को, कहने का मतलब है हम ऐसी संख्या लिख ही नहीं सकते जिन दोनों में डिफरेंस अलग अलग हो। x, y सच दैट x इक्वल टू y का मतलब है कि जो x है वही y होना चाहिए। इस तरीके से हमने एक रिलेशन रोस्टर फॉर्म में तैयार कर लिया। तो दोबारा से समझ लें मैं क्या समझाने जा रहा हूं कि अगर एक दिए हुए रिलेशन को बताना हो कि दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो उसके लिए क्या क्या दिया होता है। सबसे पहले वो सेट ए, या एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक सेट देगा, उसके बाद एक रिलेशन देगा। दिए हुए रिलेशन में अगर सेट बिल्डर वाली कंडीशन दे रखी है तो रोस्टर बनानी पड़ेगी, और अगर ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में है तो फिर हम वहीं से अपना काम चालू कर देंगे। अब हमें प्रूव करके बताना है कि ये दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं। बताया स्मॉल, कोई भी स्मॉल लेटर अगर हम यहां लेते हैं वो हमेशा किसी सेट के एलिमेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां स्मॉल ए और कैपिटल ए में इतना अंतर है कि सेट ए खुद एक सेट है और ये सारे एलिमेंट काम करते हैं स्मॉल लेटर का। जहां मैंने ए का जिक्र किया है, ये ए किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ए इस कैपिटल ए के अंदर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि फॉर एवरी, कहने का मतलब यह है कि सेट ए के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट हैं अगर वो ए के अंदर हैं, सेट ए के अंदर बिलोंग करते हैं, तो वो मिल जाने चाहिए रिलेशन के अंदर ए कॉमा ए के साथ, मतलब अपने ही ऑर्डर पेयर के साथ। देखते हैं, लेट हमने देखा कि सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है 1, और 1 क्या बिलोंग कर रहा है ए के अंदर? कर रहा है। अगर 1 ए के अंदर बिलोंग करता है तो फिर उसकी शर्त ये है, क्या है शर्त? कि 1,1 बिलोंग्स टू आर। अगर 1 ए के अंदर है तो 1,1 आर के अंदर मिल जाना चाहिए, जहां आर एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने देखा कि 1 सेट ए के अंदर है, 1 सेट ए के अंदर है। अगर सेट ए के अंदर है तो फिर वो 1,1 के साथ मिल जाना चाहिए आर में। और हमने देखा कि अगर 1 ए के अंदर मिल रहा है तो फिर आगे बढ़िए और उसकी शर्त को पूरी करिए। शर्त क्या है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, कि ए कॉमा ए मिल जाना चाहिए, मतलब खुद कॉमा खुद। हमने देखा कि 1,1 आर के अंदर है कि नहीं है? मिल रहा है। इसका मतलब पहली वाली कंडीशन पास हो गई। हमें सारी कंडीशन लिख के दिखानी नहीं होती, लेकिन चेक कर लेनी होती है। हमने पहले वाले को चेक किया, मिल रहा है। अगर हम दूसरे वाले को देखें तो वही कंडीशन यहां बना देंगे कि लेट क्या, कि 2 बिलोंग करता है ए के अंदर। अगर 2 ए के अंदर है तो फिर शर्त पूरी ये करनी है कि 2,2 भी मिल जाना चाहिए आर के अंदर। और हमने देखा आर के अंदर 2,2 भी मिल रहा है। इसी तरीके से फिर हमने चेक किया कि 3 अगर बिलोंग करता हो ए के अंदर तो फिर 3,3 भी मिल जाना चाहिए आर के अंदर। और हमने देखा
कि 3,3 भी आर के अंदर मिल रहा है। ऐसे ही लास्ट स्टेप आता है हमारा कि अगर 4 बिलोंग करता है ए के अंदर तो फिर वो 4,4 के साथ आर के अंदर मिल जाना चाहिए। हमने देखा चारों एलिमेंट सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट थे और चारों के चारों ऑर्डर पेयर में ए के साथ रिलेशन में मिल रहे थे, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। लेकिन यहाँ हम सारे एलिमेंट को लेकर के दिखा नहीं सकते, ऐसे अगर दिखाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, केवल किसी एक को चेक कर लेंगे। लेट हमने देखा कि एक एलिमेंट है 1 जो मिल रहा है सेट ए के अंदर, तो फिर शर्त उसकी ये है कि ए मतलब 1,1 आर के अंदर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमने देखा साहब मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो लिख देंगे देयरफॉर, हमने चेक किया। और क्या, फॉर एवरी का लिखना जरूरी है। फॉर एवरी का मतलब कि हमने सारे एलिमेंट को चेक किया और चेक करके हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हाँ ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए implies that a बिलोंग्स टू आर। मतलब हमने हर एक एलिमेंट को देखा कि वो सेट ए के अंदर है और सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हमने चेक किए वो सब अपने ऑर्डर पेयर ए के साथ आर में मिल रहे हैं। तो फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए implies that a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। लिख देंगे देयरफॉर आर इज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव।